हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफ लॉ कैफ़े में। और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण कुमार खेड़िया। हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अंडर सीपीसी। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सीपीसी है क्या। सीपीसी का मतलब है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इट इज़ अ प्रोसीजरियल लॉ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। ये खाली सिविल प्रोसीडिंग्स जो इंडिया में होती है उनसे रिलेटेड जो कोड बनाया गया है उसे हम कहते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या फिर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये कोड दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स 158 सेक्शंस एंड द सेकंड पार्ट कंटेन्स द फर्स्ट शेड्यूल विच हैज़ 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स। जो ये कोड बनाया गया था इसे दो पार्ट में बनाया गया था। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 158 सेक्शंस इंक्लूड किए गए थे, जबकि जो सेकंड पार्ट बनाया गया उसमें फर्स्ट शेड्यूल और साथ में 51 ऑर्डर्स और रूल्स को इंक्लूड किया गया था। ये एक्ट इनेक्ट हुआ था इन द ईयर 1908 21 ऑफ मार्च। अब जो हम पहला डेफिनेशन देखेंगे वो है डिक्री। व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री? डिक्री आता है, जो कोई भी आपके डेफिनेशन आएंगे सीपीसी के वो सारे के सारे आएंगे अंडर सेक्शन 2। तो डिक्री जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में ऑफ द कोड। So decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the court express it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144, but it shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default. अब डिक्री मीन्स क्या होता है? डिक्री बेसिकली एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का। एडजुडिकेशन मतलब जो जजमेंट दिया गया है जज के द्वारा एक केस से रिलेटेड। सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, जो एक सूट से रिलेटेड, जो एक सूट या कोई मैटर जो कंट्रोवर्सी में है उससे रिलेटेड जब कोई कंक्लूसिव राइट्स डिटरमाइन किया जाता है पार्टीज़ की तरफ, तो उसे एक डिक्री कह सकते हैं हम। इट शुड बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल। जो डिक्री हम होती है वो या तो प्रिलिमिनरी होगी या फाइनल होगी। इट शुड इंक्लूड द रिजेक्शन, और इसमें जो दो तीन चीज़ और इंक्लूड की गई है वो है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, जब किसी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो वो भी एक डिक्री में आएगा, और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी के अंदर कई क्वेश्चन है, वो भी जब इसके अंदर डिटरमाइन किए जाएंगे तो वो भी डिक्री में ही आएंगे। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है दैट इट शुड नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइस एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर और एनी ऑर्डर और डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अगर इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन कहा जाए, अ डिक्री इज अ प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी completely disposed of. It is final when such adjudication completely disposes of the suit. It may be partly preliminary and partly final. General explanation of a decree. In simple word, decree जो है एक जजमेंट का स्पीकिंग पार्ट है, यानी जजमेंट को वो बयां करता है कि जजमेंट क्या है। जनरली डिक्री के अंदर जजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ डिक्री, ऑर्डर्स एक्सेट्रा, बेसिकली एडजुडिकेटरी इन नेचर। जो कोई भी जजमेंट से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, जैसे कि डिक्री है या ऑर्डर्स है। डिक्री बेसिकली दो टाइप की होती है, जैसे कि पहले भी बताया गया था, प्रिलिमिनरी और फाइनल। कोर्ट्स हैव द पावर टू ग्रांट बोथ प्रिलिमिनरी एज वेल एज फाइनल डिक्री। कोर्ट्स के पास में दोनों पावर होते हैं, प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री दोनों देने के, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द एडजुडिकेशन। जो केस है उसकी स्टेज के रिलेटेड जो कोर्ट है वो डिग्री पास करता है। प्रिलिमिनरी डिग्रीज आर ग्रांटेड व्हेन देयर इज अ स्कोप फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट पॉइंट, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड द इशू एट हैंड। प्रिलिमिनरी डिग्री जो होती है वो कोर्ट तब ग्रांट करेगी जब उसे पता है कि आगे इस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई स्कोप है इन्वेस्टिगेशन का।
लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अभी कोई ना कोई जजमेंट पास किया जाए। इसीलिए उस समय कोर्ट को अगर लगता है कि कोई एक डिग्री पास करनी है तो वो एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगी। उसके बाद में जैसे कि नाम से सजेस्ट करते हैं फाइनल डिग्री पास करेगी। फाइनल डिग्री का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो लास्ट में जो सूट डिस्पोज ऑफ हो जाता है उस समय जो डिग्री पास की जाती है उसे फाइनल डिग्री कहा जाता है। अब एक डिग्री के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है वो हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है दैट देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एक एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी एक केस होना चाहिए। द एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन गिवन इन अ सूट बिफोर द कोर्ट। एक कोर्ट के सामने जब कोई सूट हमने दाखिल किया है उसके अंदर जो एडजुडिकेशन होगा वो उसी के अंदर से जो डिग्री आएगी वो ज़रूरी है। द एडजुडिकेशन मस्ट हैव डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। जो एडजुडिकेशन है वो पार्टीज़ के राइट डिसाइड करना चाहिए। हो सकता है सारे के सारे राइट वो डिसाइड करे या कुछ राइट्स, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके 4-5 पॉइंट है, तो उनमें से कुछ पॉइंट अगर डिसाइड कर दिया जाए तो वो भी असेंशियल है एक डिग्री के लिए। और सबसे मेन चीज़ द एडजुडिकेशन मस्ट बी कंक्लूसिव। वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए। सेकंड जो हम ये डेफिनेशन के अंदर पढ़ेंगे वो है डिग्री होल्डर। कि डिग्री होल्डर का मतलब क्या है, ये आता है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 3। डिग्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल और एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड has been passed or an order capable of an execution has been made। अगर जनरल एक्सप्लेनेशन इसका देखा जाए तो डिग्री का मतलब क्या है, इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व दैट अ डिग्री होल्डर नीड नॉट बी द प्लेंटिफ। एक डिग्री होल्डर का मतलब यही होता है कि जिसके फेवर में, यानी जिसने केस किया है, हो सकता है वो प्लेंटिफ है वो डिग्री होल्डर हो, या और कोई पर्सन जिसका इस केस से कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं था, जो कोई पार्टी नहीं था इस सूट का, लेकिन उसके फेवर में वो डिग्री पास हुई है, वो पर्सन भी एक डिग्री होल्डर कहा जा सकता है। दस वेयर अ डिग्री होल्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज पास्ड सच अ डिग्री इज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन बाय द प्लेंटिफ एज वेल एज द डिफेंडेंट। कई डिग्री जो होती है, जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो डिग्री होती है वो दोनों एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लेंटिफ भी एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर डिफेंडेंट भी एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा जो डिग्री होल्डर है वो एक प्लेंटिफ ही होगा। कभी कभी कई केसेस में डिफेंडेंट भी जो होते हैं वो भी एक डिग्री होल्डर होते हैं। इसी का एक केस लॉ है सत्यवती वर्सेस राजिंदर सिंह एंड अदर्स 2013 9 सुप्रीम कोर्ट केसेस 49 पेज नंबर 491। इस केस के अंदर एक 3 जज की बेंच ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये केस डिसाइड हुआ था, एक 3 जजों की बेंच ने ये डिसाइड किया था कि डिग्री होल्डर मस्ट एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द डिग्री ऑब्टेन्ड बाय देम इन एन एक्सपीडिशियस मैनर। इस एक्सपीडिशियस का मैनर ये है कि जो डिग्री होल्डर है उसको डिग्री तो मिल गई, लेकिन उसको उस डिग्री के जो फ़ायदे हैं वो तुरंत के तुरंत और फटाफट मिलने चाहिए। एक एक्सपीडिशियस मैनर का मतलब होता है स्पीडी और अच्छे से, जो मतलब बोलते हैं ना, एक अच्छे तरीके से वो उसको फ़ायदे मिलने चाहिए उस डिग्री के। ऐसा नहीं हो कि बस उसको डिग्री मिल गई और जो उसको फ़ायदे हैं वो उसको और कई सालों के बाद में मिल रहे हैं, तो उस डिग्री का फ़ायदा ही क्या। जो हमारा तीसरा इस सीरीज़ के अंदर का डेफिनेशन है वो है जज। व्हाट डू यू मीन बाय जज? इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 ऑफ CPC। जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ जज कहा जाए तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज़ डिफाइंड द मीनिंग ऑफ जज, बट इट इज़ नॉट डिफाइंड द टर्म कोर्ट। कोर्ट मीन्स एन असेंबली और जजेस और अदर persons acting as a tribunal in civil and criminal cases. It is a place where justice is judicially administered. When a statute provides that a particular matter will be determined by a court, the presiding officer over the said court will be deemed to exercise jurisdiction as a court and not as a personal designate. इसका अगर सिंपल मीनिंग कहा जाए तो यही है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है एक सिविल कोर्ट का या एक क्रिमिनल कोर्ट का या एक ट्रिब्यूनल का, वो एक जज है।
और वो जो भी जजमेंट देगा वो एज अ कोर्ट देगा, ना कि एज अ पर्सनल डेजिग्नेशन के हिसाब से देगा। इसके बाद हमारा डेफिनेशन है जजमेंट। इट इज़ डिफाइंड अंडर सब क्लॉज 2 it is defined under section 2 subclause 9 of the code. Judgment means the statement given by the judge on the ground of a decree or an order. यानी अगर सिंपल मीनिंग में कहा जाए तो जजमेंट वो स्टेटमेंट है जो कि लास्ट में जज बोलता है एक डिग्री या एक ऑर्डर के बेसिस पे। अ जजमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ जज बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री और एन ऑर्डर एंड एनालिसिस ऑफ द होल ग्राउंड्स ऑफ द डिग्री when turned in a statement by a judge is termed as a judgment. A judgment provides some rights and liabilities to the petitioner and the defendant, every judgment other than the court of small causes should contain the following. एक जजमेंट जो है, जैसे मैंने आपको कहा, वो सारा का सारा जो कुछ भी ग्राउंड्स डिसाइड किए गए हैं एक डिक्री में या एक ऑर्डर में, उसे एक स्टेटमेंट में जब जज बयां करता है तो उसे जजमेंट कहा जाता है बेसिकली। और इस जजमेंट में कुछ ना कुछ राइट्स या लाइबिलिटीज़ दी जाती है पेटिशनर और डिफेंडेंट दोनों की तरफ। अब हम देखते हैं कि जजमेंट में क्या क्या आना चाहिए। अ जजमेंट शुड कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजंस देयरऑफ। और सबसे मेन चीज़ जो उसका डिसीजन है, ये डिसीजन जज ने क्यों दिया है, उसका रीज़न। अब हमारा फिफ्थ जो डेफिनेशन है वो है जजमेंट डेटर। इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 ऑफ द कोड। जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made. जजमेंट डेटर वो पर्सन है जिसके खिलाफ कोई डिग्री पास की गई है या जिसके खिलाफ कोई ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट करना है। अ पार्टी अगेंस्ट विच एन अनसेटिस्फाइड कोर्ट डिसीजन इज अवॉर्डेड, अ पर्सन हु इज ऑब्लिगेटेड टू सेटिस्फाई द कोर्ट डिसीजन। द टर्म जजमेंट डेटर डिस्क्राइब्स अ पार्टी अगेंस्ट विच अ कोर्ट हैज़ मेड अ मॉनिटरी अवॉर्ड। If a court renders a judgment involving money damages, the losing party must satisfy the amount of the award, which is called the judgment debt. The losing party is called the judgment debtor. In other words, the losing defendant in a lawsuit who owes the amount of the judgment to the winning party is judgment debtor. Basically, judgment debtor जो है ये एक मनी सूट से रिलेट करता है। जब भी कोई जजमेंट दिया जाता है या कोई जजमेंट पास किया जाता है, एक मनी सूट को ध्यान में रखते हुए, एक मनी सूट के मैटर में। अब आप पूछेंगे मनी सूट क्या होता है। मनी सूट बेसिकली देखा जाए तो वो मैटर्स जहाँ पे जो डैमेजेस होते हैं वो मनी से रिलेट करते हैं, जो कंपेंसेशन है वो मनी के अंदर दिया जाता है, यानी कोई पैसे में दिया जाएगा, मॉनिटरी डैमेजेस दिए जाएंगे। तो जो लूजिंग पार्टी है जिसको ये अमाउंट पे करना है विनिंग पार्टी को, उस पार्टी को जो लूजिंग पार्टी है उसे हम बेसिकली कहेंगे जजमेंट डेटर, और जो पैसा उसे पे करना है उसे कहेंगे जजमेंट डेट। अब हमारा अगला डेफिनेशन है ऑर्डर, जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 ऑफ द कोड में। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। है ना, काफ़ी सिंपल। जनरली कहेंगे तो द एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री इज़ एन ऑर्डर। जो डिक्री नहीं है वो एक ऑर्डर है। एज अ जनरल रूल, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ इज़ फाउंडेड on objective consideration, and as such the judicial order must contain a discussion of the question at issue and the reason which prevailed with the court which led to the passing of the order. जो ऑर्डर है उसके अंदर जो मेन चीज़ आएगी वो है इशू, द क्वेश्चन एट इशू की भाई क्या इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम थी जिसके वजह से आप ये केस लेके आए, और दूसरा वो रीज़न जिसके वजह से कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया। An order should be a formal expression of any decision. The decision should be pronounced by the civil court. An order generally originated from any suit. It generally arises from a proceeding commenced on an application. An order may or may not finally determine the rights of the parties. An order is passed from a single suit. जो एक ऑर्डर होता है वो एक सिंगल सूट में पास होता है, ना कि मल्टीपल सूट्स में। ऑर्डर आर ऑफ टू काइंड्स, अपीलेबल ऑर्डर्स एंड नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। ऑर्डर्स होते हैं वो दो काइंड के होते हैं। कई ऑर्डर्स होते हैं जिनके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं, और कई ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारा है वो है मीन प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, ये मैसने प्रॉफिट नहीं है, मीन प्रॉफिट बोला जाता है इसे, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग का। तो आप इसे मैसने प्रॉफिट करके अगर कहेंगे
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर आपको नाम गलत नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे तब उसे हमेशा मीन प्रॉफिट करके पढ़ें। इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 ऑफ द कोड। मीन प्रॉफिट ऑफ द property means those profit which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession। अब मीन प्रॉफिट का बेसिकली मतलब क्या है? मीन प्रॉफिट का मतलब है कि कोई आदमी है वो किसी कि दूसरे की प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल मतलब कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें तो मिस्टर ए की कोई प्रॉपर्टी थी जो मिस्टर बी है वो कब से अपने कब्ज़े में लेके बैठे हैं, और मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक सूट दाखिल करके रखा है। अब इस सूट को कंप्लीट होते होते 2 साल निकल गए। अब 2 सालों में मिस्टर बी ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को रेंट के ऊपर दे दी। अब रेंट के ऊपर देने से उनको 2 साल से रेंट मिलते जा रहा है। एक्चुअली ये रेंट किसका होना चाहिए था? मिस्टर ए का, क्योंकि जब लास्ट में जब डिक्री आई तो डिक्री में ये कहा गया कि जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर ए की है तो ए को वापस कर दी जाए। अब जो मिस्टर बी है वो 2 साल से उस प्रॉपर्टी के पीछे जो रेंट आ रहा था वो रेंट को एंजॉय कर रहे थे, वो रेंट कमा रहे थे। एक्चुअल में ये मिस्टर ए का रेंट था। तो जो वो प्रॉफिट जो मिस्टर बी ने कमाया है वो जो प्रॉफिट जो है उसे हम कहेंगे मीन प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो थी वो मिस्टर ए की थी और बी ने रॉन्गफुली उसे अपने कब्ज़े में करके रखा था, और उससे जो उनको प्रॉफिट मिला वो मीन प्रॉफिट कहा जाएगा, जो मिस्टर ए को मिलेगा, ना कि मिस्टर बी को। According to the definition, mean profit is the profit which the person who is in wrongful possession of a property has earned from that property। इसका जो फेमस केस लॉ है वो है फिराइया लाल अलायस PR लाल वर्सेस जिया रानी, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1973, दिल्ली, पेज नंबर 186। यहाँ पे द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जो टर्म मीन प्रॉफिट है it observes that when damages are claimed in respect of wrongful possession of the immovable property on the basis of the loss caused by the wrongful possession of the trespasser to the person entitled to the possession of the immovable property, these damages are called mean profit। mean profit का बेसिकली मतलब इस जो केस लॉ है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो डैमेजेस किसी रॉन्गफुल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्लेम किए जाए, यानी कि जो उस पर्सन ने रॉन्गफुली कमाए हैं उस प्रॉपर्टी के पीछे, उस प्रॉफिट को मीन प्रॉफिट कहा जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लॉ कैफ़े। थैंक यू सो मच।